नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं बेबा और मैं हूं आपका अपना एनटीएस। और बेबाकी से बात करेंगे दिन की बड़ी सुर्खियों के बारे में। पहली सुर्खी, देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 23,000 को पार कर गई है। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 23,077 हो गया है। इनमें एक्टिव केसेस की तादाद 17,610 है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,739 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में है। यहाँ अब तक 6,430 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 283 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 779 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ अब तक 2,624 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 112 लोगों की मौत भी हो गई है। तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली। यहाँ अब तक 2,376 मामले सामने आए हैं, जिसमें 50 की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। यहाँ अब तक 1,964 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 1,699 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके बाद तमिलनाडु में 1,683 कंफर्म केस आ चुके हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब यहाँ मरीजों की संख्या 1,510 हो गई है, जिसमें 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के 7 राज्यों में मरीजों का आंकड़ा 1,000 से अधिक हो गया है। आंध्र प्रदेश में अब तक 895 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 27 की मौत हो गई है। वहीं अंडमान निकोबार में 22 मामले हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 मामला, असम में 36 मामले, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। बिहार में 153 मामले हैं, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में 27 मामले हैं। छत्तीसगढ़ में 36 मामले हैं। गोवा में 7 मामले, हरियाणा में 272 मामले, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में 40 मामले हैं, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। वही आपको बता दें कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 727 मामले हैं, जिनमें 5 की मौत हो चुकी है। झारखंड में 53 मामले, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 445 मामले हैं, जिनमें 17 की मौत हो गई है। केरल में 447 मामले हैं, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। लद्दाख में 18 मामले, मणिपुर में 2 मामले, मेघालय में 12 मामले, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। और मिजोरम में 1 मामला है। और उड़ीसा में 90 मामले हैं, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। पुडुचेरी में 7 मामले, पंजाब में 277 मामले, जिनमें 16 की मौत हो चुकी है। जी हाँ, तेलंगाना में 960 मामले हैं, जिनमें 24 की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा में 2 मामले, उत्तराखंड में 47 मामले और पश्चिम बंगाल में 514 मामले, जिनमें 15 की मौत सामने आई है। दूसरी सुर्खी, रमजान के महीने के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई रोजेदार इस पाक महीने में बुरे कर्म करेगा तो उसको आम दिनों की अपेक्षा 70 गुना ज्यादा दंड मिलेगा। अच्छा काम करेगा तो उसको 70 गुना अधिक सवाब मिलेगा। रमजान के महीने में तरावी के पढ़ने से इंसान की रूह पाक साफ हो जाती है। रमजान के महीने में रोजे रखने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे रूह और आत्मा दोनों स्वच्छ होती है। रोजे रखने के लिए रोजेदार को सूर्योदय के पहले उठकर कुछ खा लेना चाहिए। इसको सहरी करना कहते हैं। इसके बाद दिन में कुछ भी खाने पीने का मनाही होती है। शाम को मगरिब के नमाज के बाद कुछ खाकर रोजा खोला जाता है। मान्यता है कि रमजान के महीने में रोजदार इफ्तार करने वाले को गुनाह माफ हो जाते हैं। इफ्तार के संबंध में हजरत मोहम्मद का कहना है कि खजूर या पानी से ही इफ्तार कराया जा सकता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने मुसलमानों को रोजे रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वो अपने अंदर परहेज की आदत पैदा कर सके। रमजान के दिनों में सिर्फ रोजा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि आदतों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। रमजान के दौरान रोजेदार को बुरी सोबातों से दूर रहना चाहिए। ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना ही किसी की इस दौरान बुराई करनी चाहिए। दंगे फसाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि गलत चीजों को देखने और सुनने से भी रोजा टूट जाता है। मान्यता है कि रोजा रखने से इंसान हर गलत काम और बुराइयों से मुक्तस हो जाता है। रोजे इंसान को स्वयं पर काबू रखने की तरबियत देते हैं। रमजान में यदि रोजा रखना है तो रोजेदार को रात को इसको नियत कर लेना चाहिए। बेहतर यही है कि रमजान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोजे की नियत कर लें। रमजान के शुरू होने से पहले जरूरत का साजो सामान खरीद लें, जिससे रोजे के दौरान बाजारों के चक्कर ना लगाने पड़े। वहीं आपको बता दें, इसी बीच न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने रोजे रखे हैं उन लोगों को 5 लाख हलाल मीट्स जो है प्रोवाइड करने का फैसला किया है। तीसरी सुर्खी, तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जहां पर वो अपनी कंस्ट्रक्शन और दूसरे तरीके के कार्य जो हैं अपने स्टेट में खोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने 33% जो स्टाफ है वो अलाउड कर दिया है अपनी स्टेट में। आपको बताते हैं लाइन वाइज, मनरेगा से जो रिलेटेड वर्कर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जो है काम पर जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि रूरल एरियाज में भी कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाएगा।
और जितने भी वर्कर्स आएंगे अपने सरकारी काम पर उनको मास्क दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन जो है दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में जितने भी पेंडिंग डैम्स थे, जितने भी हॉस्पिटल्स थे या कॉलेजेस थे या जितने भी कंस्ट्रक्शंस वाली बिल्डिंग थी जो पेंडिंग थी, उस चीज़ का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा और स्टाफ बारी बारी से जाएगा, यानी कि 33% स्टाफ जो है बारी बारी से जाता रहेगा। वहीं आपको बता दें जो ग्रामीण इलाकों के काम है वो भी पूरे किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने कुछ ई-कॉमर्स कंपनी जो फूड प्रोसेस करती हैं, जैसे कि ब्रेड, दूध या दाल या इस तरह के आटे की जो ई-कॉमर्स कंपनी है जो प्रोड्यूस करती हैं, उस पर लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस लगा के उन्हें भी खोल दिया गया है। देखना ये होगा कि बाकी स्टेट्स इस तरह के स्टेप्स कब उठाती हैं। चौथी सुर्खी, वरिष्ठ सरकारी सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए पैकेज का प्रस्ताव और निर्धारित मार्च में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से बड़ा हो सकता है। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बैठक होगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर भी उपस्थित होंगे और उनसे भी सलाह ली जाएगी। इस पैकेज में लॉकडाउन और कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से अर्थव्यवस्था को राहत देने और पूर्णवास और उसे उबारने पर जोर हो सकता है। पांचवी सुर्खी, कोरोना के इलाज में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ है। ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू किया जा सकता है। ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि ILBS हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है उसके हेड हैं और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को यही मॉनिटर कर रहे हैं और यही संचालित कर रहे हैं। अब इसका अभी तक का क्या रिजल्ट रहा, मैं डॉक्टर सरीन से कहूँगा कि वो आप सबको बताएंगे। कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें। तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है कभी कहाँ। सेकेंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। वही विभाग आपको आखिरी में कुछ बातें तो हमेशा बोलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दें, मास्क गैदरिंग अवॉइड करें और हो सके तो अपने अपने घरों में ही रहें। और बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विभाग। नमस्कार।